मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 139वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है 139। और हमारे मेहमान सुश्री अनीता कुलकर्णी जी हैं। वे सिरेमिक शिल्पकार हैं, पेंटर हैं, कलाकार हैं, बहुआयामी विधाओं की जानकार और संगीत की, नृत्य की और कलाओं के जितने भी रूप होते हैं, विशेष रूप से स्वयं उनका सिरेमिक और पेंटिंग के क्षेत्र में पारंगत होना, दक्ष होना अपने आप में एक बड़ी खूबी है। ऐसे वक्त में, ऐसे अनुकूलता में, ऐसे परिवेश में जब उनकी विरासत समृद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा से भरी पूरी हो, ऐसे में किस तरह से वे कला का माध्यम चुनती हैं। प्रमोद जी प्रणाम करता हूँ आपको। प्रिया जी आपको भी नमस्कार, दोनों का स्वागत है। सुमन जी आपका स्वागत है। सुमुख अंकुर चतुर्वेदी आपका स्वागत है। तो कला के क्षेत्र में उनका होना अपने आप में एक बहुत ही रचनात्मक माध्यम में अपनी इच्छा से, अपने हट से, अपनी स्वतंत्रता से जाना कहलाएगा। मैं इस नाते मैं बहुत चकित होता हूँ उनको सक्रिय देखकर। और वैसे बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे हृदय की मालिक और एक गुणी प्रतिभाशाली युवा नृत्यांगना संजीवनी कुलकर्णी की माँ अनीता जी का हम स्वागत करेंगे आपसे कुछ ही देर में। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम की एक परंपरा है, दस्तूर है कि मैं 7 बजे आ जाया करता हूँ। हालांकि 1-2 मिनट कई बार लेट हो जाता हूँ, लेकिन हमारे मेहमान 7:05 पर आते हैं। 7:05 होते होते अनीता जी भी आ जाएंगी और हम उनका स्वागत करेंगे। हरीश जी आपका स्वागत है। मान सिंह गोंदिया जी आपका स्वागत करता हूँ। इस महीने इस कार्यक्रम में अब हम शनिवार इतवार को प्रायः मिला करेंगे। जिस तरह से फिर से एक बार दुनिया सामान्य होने की स्थिति में है, लौट रही है एक उम्मीद के साथ, हौसले के साथ, साहस भर के। तो हम सब धीरे धीरे अपनी उसी समय में लौट जाएंगे जहाँ पर हमारी एक सक्रियता हुआ करती थी। तब शायद इतना समय हम लोगों के पास ना रह पाए कि हम सब इस माध्यम में रह करके और संवाद कर सकें। इसलिए इन 5-6 महीनों में जो बातों बातों को आप सबने जो अपनापन, प्यार, मोहब्बत दी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबकी वजह से ही, अपने गुणी कलाकारों के प्रोत्साहन की वजह से ही इस कार्यक्रम की एक जर्नी हम लगातार करते आए हैं। इस कार्यक्रम को हम नियमित तो रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन परिस्थिति अनुकूल ये कई बार अनियतकालीन भी हो सकता है। लेकिन अनियतकालीन होने के बाद भी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमको फॉलो करते हैं, तो आपको सूचना तो मिला ही करेगी। अमन साहू जी आपको भी नमस्कार। थोड़ी देर में हमारी आज की मेहमान आती होंगी और मैं उनसे जुड़ता हूँ। वे आ गई हैं, उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ। देखिए, जी। आपको देखकर आप आई हैं इस कार्यक्रम में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बल्कि लगातार इतने महीनों में आपको कभी का आ जाना चाहिए था, पर आपने भी आने में देर की है। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो जितने अच्छे मित्र हैं उन्होंने उतनी ही देर लगाई आने में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं इंस्टा पे थी ही नहीं, बल्कि आपके कहने पे मैं इंस्टा पे आई हूँ और आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। इस लायक तो आप हैं। आपने बल्कि इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते हुए इसमें एक बड़ी संख्या के रूप में आपने उपस्थिति दर्ज कराई है। और हमने यही चाहा कि हमारे जो भी अपने
देशव्यापी ख्याति के आदरणीय मित्र हैं, वो इस कार्यक्रम में अगर ना आएंगे तो कैसे काम बनेगा। तो हमने बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारे इंस्टा अकाउंट हमने इसीलिए बनवाए हैं। इवन कल जी अर्शिया सेठी जी बात कर रही थी, उन्होंने भी इसीलिए बनाया। जी। तो अब आप सब ना होते तो ये कार्यक्रम फिर कैसे बन पाता। और आप इतना एक अथक प्रयास जो कर रहे हैं और इतना सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हमेशा सुनती हूँ आपके इंटरव्यूज और मुझे इतना मजा आता है सुन के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हुआ ये कि जब मई में लॉकडाउन हुआ, मार्च मार्च से लॉकडाउन हुआ, और हम सभी जी को लगभग ये एक तरह से जब जान माल की सवाल आ जाए और ये कह दिया जाए कि आप लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाइए, जी तो कुछ दिन तो जैसे हम लोग कहते हैं ना अपनी दिनचर्या में, हम सभी साथ ये रहता है कि हमको किसी भी चीज का वक्त नहीं मिलता है, ऐसा हम कहते हैं। ना हमें अपनों के लिए वक्त है, ना अपने खाने जी पहनने के लिए वक्त है, ना किसी बात का वक्त नहीं मिलता। तो हमने वो 15-20 दिन को वक्त को काटा, फिर जी। वक्त अपने को काटने लगा। तो ऐसे में फिर मुझे लगा कि कैसे सबसे जुड़ करके और एक नई चीज शुरू की जाए। तो हाँ जीवन और सृजन, ये स्थूल रूप से ही थॉट रखा था अनिता जी की जीवन, लाइफ और क्रिएशन को लेकर बात करेंगे, और बहुत बिल्कुल अनौपचारिक बिल्कुल। होकर। तो जी ये बिल्कुल। सब आप सबकी वजह से ये यात्रा यहाँ तक चली, सभी आए। और कुछ मित्रों का से शिकवा भी है कि उन्होंने फिर मुझे जवाब भी नहीं दिया कि वो नहीं आएंगे वो। तो फिर मैं क्या करता। तो जी जी जी। उनसे उनसे मैं अलग रूठा हुआ हूँ, लेकिन जो आए हैं उनके प्रति बड़ा खुश हूँ, कृतज्ञ रहता हूँ, गदगद। हाँ आपने आप एक कलाकार से जानना चाहूंगा कि आपने 4-5 महीने का समय कैसे व्यतीत किया है। हाँ, सुनील जी, शुरू शुरू में हम लोगों को बड़ा आराम मिला कि कुछ नहीं करना है। एक बहाना था कि कुछ काम नहीं तो रोज इतना व्यस्त जिंदगी थी कि सुबह कहीं मीटिंग है, कहीं शाम को जाना है, दोपहर में जो वक्त है उसको काम में फिनिश करना है, उसको पूरा करना है। रात पूरी पूरी रात काम करते थे। फिर एकदम हम्म, से लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लोग मिलना भी नहीं चाहते थे और कोई काम भी हाँ नहीं था। तो शुरू के 2-3 हफ्ते तो बहुत आनंद में परिवार के साथ आराम से बीता। उसके बाद लगने लगा कि ये व्यर्थ हो रहा है और हमको कुछ करना चाहिए। तो हम्म, उस समय की अवधि में हमने कुछ चीजें बनाई मैंने घर में, और कुछ क्रिएशन किया, कुछ रचनाएं करी अपनी, चलो। लेकिन फिर एक समय आया जो मई जून के समय, जिस समय आमतौर पे भी दिल्ली की तरफ काम नहीं होता, कलाकारों का काम बंद होता है। उस हम्म, समय हम घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, विदेश निकल जाते हैं। लेकिन इस बार वो भी नहीं। तो मायूसी थी, काफी मायूसी थी। और क्योंकि बिटिया मेरी आप जानते हैं कि डांसर है, तो हाँ उसका भी घर में ही रहना हो रहा था और उसको भी बेचैनी थी, मुझे भी बेचैनी थी कि हम लोग दोनों नहीं निकल रहे हैं। लेकिन उसका एक सार्थक रूप ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस उसका चलने लगा, और बहुत हम्म, सारे परफॉर्मेंसेस, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके ऑनलाइन होते रहे, तो उसमें भी हम काफी व्यस्त रहे। फिर हम्म। अब समझ में आ गया कि अब 2-3 महीना और 4 महीना और समय गुजर जाएगा, वक्त वापस ठीक होगा। तो उसी आशा में अब वापस काम हम लोगों ने शुरू कर दिया और तेजी से काम कर रहे हैं हम। अच्छा, इस पूरे समय में जी क्योंकि बाहर छुट्टी तो थी, अवकाश भरपूर था, लेकिन जी बाहर एक वातावरण सामान्य नहीं था, बड़ा तनाव भरा था। जी जैसे हाँ। जी हाँ। जब सब कुछ दुनिया अनुकूल होती है तो हर चीज में मन लगता है। लेकिन हम्म। जब कभी बाहर कुछ हमको एक अनिश्चितता, हम अगर हमारी चेतना में हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कोई एम्बुलेंस निकल जी। गई, कोई पुलिस की गाड़ी निकल गई, कभी हम्म। कोई चेतावनी निकल रही है कि वो दूर रहिए और मुंह बांध के रखिए, ये सब करिए। मतलब हम्म। मैं तो ये देखता हूँ, मैं मतलब हम लोग कह सकते हैं कि शायद हम लोग अपनी नाक वाक खुजाए हुए भी महीनों हो गया होगा, डर के मारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, मतलब जो जो काम दिन में हम 6 बार करते थे, कभी आंख साफ कर रहे, कभी नाक साफ, बोले छू बिल्कुल मत छूइए। तो जी
इन सब ने जो एक तरीके का जो एक भय और तनाव व्याप्त किया, वैसा कुछ भी आपको लगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल लगा। बल्कि सुनील जी, बीच में अगर कुछ सामान, जरूरी सामान खरीदने बाहर जा रहे हैं तो लोगों से डर लगने लगा कि लोग हाँ। दिख रहे हैं, अरे बाहर लोग क्यों आए हैं, ऐसा घबराहट होने लगती है। जब से हमने जन्म लिया है, हमने ये जिंदगी में पहली बार देखा है कि लोग आपस में मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो दुकानें हों, चाहे आजकल तो सिर्फ दुकान ही जाना होता है और तो कोई कारण नहीं होता जाने का कहीं भी। लेकिन जो एक घबराहट कि आप कहीं वो मुझे छू ना ले, कहीं गलती से रगड़ ना लग जाए किसी से, आना और वापस हाथ पैर धोना, कपड़े बदलना ताकि हम स्वच्छ रहें, और गलती से भी आंख खुजला लिया या ये नाक खुजला लिया तो उसका भय जो है वो आप 14 दिन तक बना रहता है कि उसने छुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। तो वो घबराहट तो है। और ये वातावरण पहली बार जिंदगी में देखने को मिला कि ना कोई गैलरी खुली है, ना कोई ऑडिटोरियम खुला है, ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, ना कोई गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, ना हम मिल रहे हैं किसी से। तो ये तो पहली बार ही हुआ है। और इससे हमें शिक्षा भी तो बहुत मिल गई सुनील जी, बहुत शिक्षा जी, मिल गई कि जरूरतें हमारी असल में देखा जाए तो इतनी है नहीं जितनी हमने फैला के रखी हुई हैं। हाँ, बहुत सही बात। हम घर की चीजों में खा पी के खुश रह सकते हैं, हम कम से कम जरूरतों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। फालतू में बाहर घूम के खाना पीना या फालतू फालतू लोगों से मिलने की भी जरूरत नहीं है। आप फोन पे बात कर लीजिए, आप ऑनलाइन बात कर लीजिए। आ, जरूरत नहीं थी इतना। मेरे को लग रहा है ये प्रकृति ने सफाई अभियान चालू किया है। सफाई करो, हर चीज को साफ करो, ये एक प्रकृति का नियम बना शायद कि जब बहुत ज्यादा चीजें पॉल्यूटेड हो जाती हैं, गंदगी भरी हो जाती हैं, तो उसको साफ करने का एक तरीका होता है। और उन्होंने ये माध्यम से हम सबको ये कहा कि भैया आप हाथ पैर धोते रहिए, जरा सा दूरी बनाइए, घर में रहिए, बहुत व्यस्त हैं, थोड़ा सा आराम करिए। ये बहुत नेचुरल है, ये सब कुछ नेचुरली हो गया, ये बात अच्छा, है। ये लॉकडाउन होने से पहले मार्च में, जी एक तो आपने बताया कि 2-3 महीने अवकाश रहता है, कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन क्या उस मार्च में कुछ ऐसी प्लानिंग भी थी कि कहीं कोई कैंप हो रहा था या कहीं जाने की प्लानिंग हुई थी जी जी, क्रिएटिवली कहीं बिल्कुल कहीं? था। जी बिल्कुल था। मैं आपको बताऊं, हमारा दुबई प्रोग्राम था जाने का, और शिंजनी मेरी बेटी को तो खैर अगले दिन ही, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके अगले दिन ही अमेरिका निकलना था 1 महीने के टूर में। वो कैंसिल करना पड़ा, दुबई का टूर हमारा कैंसिल हुआ। हम छुट्टी में, हमको श्रीलंका निकलना था, हम नहीं जा पाए। तो और कैंप्स तो मतलब आप सोच लीजिए, हम कलाकार जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, हम लोगों तो पता नहीं क्यों हमारा सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल सही बात है कि मजदूर लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने बहुत कष्ट सहा और उनको बहुत दिक्कत हुई आने जाने में, खाने पीने में। लेकिन हम कलाकारों का तो ये हाल है कि जो फ्रीलांस कलाकार हैं, जिन्होंने घर से ही काम करते हैं, जो नौकरी नहीं करते हैं, हम लोगों का तो बिल्कुल रोजगार बंद हो गया। आप देखिए, ना तो कोई गैलरी खुली है कि हम जाएं शो करें, ना कोई हमें कोई कमीशन्ड वर्क कोई ऑर्डर दे रहा है कि काम करें, ना सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद मिल रही है। जो ठीक ठाक कलाकार हैं, जिन्होंने काफी कमा लिया है, उनको इतना फर्क शायद नहीं पड़ा होगा। लेकिन जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो अभी यंग हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, जो दूसरे शहर से आए हैं यहाँ रहने, और जो हमारे स्टूडियो में भी काम करते हैं या और औरों के यहाँ भी काम करते हैं जैसे असिस्टेंट के रूप में, उनका भी काम बिल्कुल रुक गया। और उनको बहुत दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई उन्हें। तो मैं तो हम्म। आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सरकार अगर स्टेट लेवल पे भी अगर अपने अपने जगह के कलाकारों पे ध्यान दें। हम कलाकारों ने बहुत परेशानियां उठाई,
और फोक आर्टिस्ट जो हैं, जो फोक से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी, और जो आर्टिस्ट एकम्पनिंग आर्टिस्ट हैं, जो तबला बजाते हैं साथ में, गाने के साथ तबला बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, या हमारे पेंटर स्कल्पटर्स के साथ जो हमारे असिस्टेंट्स हैं, जो हम जैसे मूर्ति बनाते हैं तो हमारे साथ मदद करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, उनका रोजगार बिल्कुल बंद हो गया है। और उनके लिए वो कुछ जरूर सोचें, क्योंकि आगे 4-5 महीने और कुछ होना मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ होगा। तो ये चाहिए गवर्नमेंट को सोचना कि मजदूर, किसान सब जरूरी है, मान रही हूं मैं, हम कलाकार लोग भी तो हैं, हम भी जी रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो हम उन बच्चों के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, ये बात। बहुत सही कह रहे हैं आपका, लेकिन होता ये है कि अ, सरकार की तरफ से कोई पहल होने में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि जैसे अगर आज आपको इस समय भूख लगी है और आपको लग रहा है कि कोई खाना दे जाए, तो पता चला वो खाना 6 महीने बाद मिले। हाँ, ये भी है। तो जैसे क्या फायदा आ, जी। आपको थोड़ी मतलब, हालांकि ये इस कार्य को मैं अलग ढंग से कर रहा हूँ अपने बहुत निजी रूप से, लेकिन फिर भी ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो पहल हुई वो किसी राज्य में नहीं हुई। मध्य प्रदेश में जी। ये हुआ, वो सुनंदा जी ने आपको नमस्कार किया है, सुनंदा शर्मा जी और ने। मेरा नमस्कार सुनंदा जी को, बहुत बहुत नमस्कार। और जी। शिंजिनी बिटिया भी आ गई है। तो उसपे ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जो कलाकार है फोक से जुड़े हुए, जो उनके जैसे 20 लोग का ग्रुप है तो एक एक कलाकार। तो यहाँ पर ये किया गया कि सरकार ने लगभग अप्रैल माह से शुरू कर दिया था। तब तक एक एक कॉमन एक फॉर्म प्रोफार्मा भरवा के, जिसमें उनका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह भी होता था, कि आप 2 या 3 मिनट का कोई भी वीडियो क्लिप भेजिए अपना। अच्छा, आजकल हर जगह एंड्रॉइड है, जिस भी कीमत का होगा पर है, छोटी छोटी जगह पे हर एक आदमी के पास है, हर कलाकार। तो उन्होंने अपना अपना शूट करके, किसी ने गा के बजा के, किसी ने नृत्य का एक छोटा सा पीस जो 2-3 मिनट में आ सकता है भेजा, और फिर उनको हम लोगों ने 1,000 रुपये का पारिश्रमिक भेज दिया। तो बहुत ऐसा अच्छा। मध्य प्रदेश, तो एमपी तो हमेशा ही कमाल, कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हमेशा ही और बाकियों से ज्यादा सोचता है, कलाकारों की मदद करता है, और उनकी स्थिति का भी ध्यान रखता है। ये मध्य प्रदेश का तो मैं क्रेडिट देती हूँ उनको मैं, बिल्कुल। उसपे ये अब तक 3,000 कलाकारों तक ये बात पहुंची मदद। वाह उसमें वाह, ये क्या बात। हमने अपने विभाग का एक यूट्यूब चैनल बना लिया, और शाम को 7 बजे तो प्रसारण भी कर देते थे, जिसने जो भेजा। अब आप उस परिप्रेक्षण में भले मत जाओ, लेकिन आप ये देखो कि उसे अपने कमरे से, अपने बगीचे से, अपने लोगों के बीच में कोई बना के भेजा है। और उसके, क्योंकि एक ये भी सरकार का सिद्धांत है कि दान के स्वरूप में नहीं दे सकते, कुछ रेमोनेशन की तरह दे सकते हैं। तो उसका एक रास्ता निकाला कि कुछ ना कुछ आ जाए। तो लेकिन बहुत अच्छा। और राज्यों में या अन्य जोन है, जो हमारे 6 जोन है देश भर में, अलग अलग राज्यों को जो कवर करते हैं, वे सब लोग अपना स्कीमें बना रहे हैं, पता नहीं कब वो करना आएंगी। चाहिए। नहीं, मैंने सुना था बीच में कुछ कर रहे हैं, तो मैं काफी सारे अपने जूनियर आर्टिस्टों को मैंने बोला कि शायद कुछ स्कॉलरशिप जैसा आ रहा है, कुछ काम के फोटोग्राफ्स मांग रहे हैं, पेंटिंग के, स्कल्पचर्स के, वो आप दे दो तो कुछ तो मिलेगा, कुछ होगा। लेकिन फिर वो हुआ नहीं, वो फाइनल हुआ नहीं कुछ भी उनका। हाँ। अच्छा, अपन तो आपकी आपकी क्रिएटिविटी की तरफ चलते हैं। जी इधर बिल्कुल। आपने कुछ इधर आपने कुछ पेंटिंग बनाई ना पिछले 2-3 महीनों में? जी जी हाँ, बिल्कुल। किस तरह का थॉट लेकर? ये समय ने देखिए, आपको प्रभावित किया? इस समय ने बिल्कुल प्रभावित किया है, और कलाकार हमेशा वही बनाता है जो समाज में हो रहा होता है। हाँ, और समाज से दूर दूर रह के कोई कलाकार कोई भी सृजन नहीं कर सकता, उसी में रह के ही करता है। और जो चीजें आसपास हैं उसी को देख के आदमी बनाता है जो भी है। मैं इस समय जिस उस पे काम कर रही हूँ, वो उसका जो टाइटल है वो फ्रीडम कहलाता है। आप इतना ज्यादा बंद हैं,
और आप जो है वो फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं, आपका मन मस्तिष्क दोनों फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसी को लेके एक रिदमिक लाइंस में काम कर रही हूँ मैं अभी। जी। और शिल्प शिल्प में कुछ किया? शिल्प में तो अभी ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी असिस्टेंट नहीं है मेरे साथ इस समय, तो हाँ इस समय ज्यादा काम, बड़े काम नहीं, छोटे काम ही किए हैं इस समय। हाँ, मुश्किल रहा होगा सब प्रिपेयर होना और सब भट्टी वगैरह हाँ, तैयार असल में करना। शिल्प में क्या होता है सुनील जी कि देखने वाले को लगता है बड़ा आसान है, लेकिन बात यह है कि मिट्टी गूंदने से शुरू होता है। मिट्टी गूंदिए, पहले भिगाइए, गूंदिए, उसके बाद आर्मेचर होता है जो उसका ढांचा तैयार करना होता है, वो हम्म। लोहे को मोड़ के बनाना, फिर उसको लगाना मिट्टी को, फिर उसका प्लास्टर मोड़ लेना, फिर उसको तोड़ के निकालना, फिर उसमें सफाई करके उसके अंदर कास्टिंग करना, फिर जोड़ना, फिनिशिंग करना, उस वो सारा लंबा प्रोसीजर है। वो करने के लिए फिर आपको एक दो लोग मदद के लिए चाहिए होते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते हैं उसको। हाँ, आप टेक्निक उसके साथ। जानते हैं आप, हाँ वो स्किल जानते हैं आप, लेकिन इतना खुद करना अकेले नहीं हो पाता है, कोई एक आदमी तो चाहिए होता है साथ में। कैसे बचपन से आपको लगा कि इस इधर एकदम बगावत कर लेनी चाहिए, नृत्य नहीं सीखना चाहिए, संगीत नहीं? असल में मैं, बिल्कुल सही बात है कि मैं महाराज जी की बेटी हूँ, और घर में, परिवार में संगीत और नृत्य दो चीजों को छोड़ के कोई और बात होती ही नहीं। वहां हाँ। पर आप, हाँ जी बिल्कुल, सुबह होने के साथ ही हर हर कोई अपने अपने कमरे में रियाज कर रहा होता है, चाहे वो भाई एक कमरे में तो बहन एक कमरे में, तो पिताजी अपने कमरे में, और सब लोग रियाज कर रहे हैं। और कमाल तो ये है कि हमारे घर की बहुएं भी गाती हैं बहुत अच्छा, प्रोफेशनल नहीं लेकिन बहुत बढ़िया गाती हैं, तो वो हाँ। किचन में गा रही हैं। हाँ, तो गाना बजाना यही सब चलता है। मैं जब थोड़ी सी समझदार हुई तो मुझे ये समझ में आया कि घर में एक से एक डांसर है, एक से एक गायक है, और मैं भी नाच रही हूँ। मैंने डांस सीखा है, और डांस सीखा है, गाना भी हाँ। सीखा है। सुनंदा सुनंदा दीदी को मालूम है कि मैं गाना भी गाती थी पहले, अब नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि सभी एक, जब कंपटीशन घर के अंदर हो गया, आ, हाँ। सभी नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं, कोई प्रोग्राम आ रहा है तो भाई किसको दिया जाए, ये नाचेगा कि वो नाचेगा, मतलब इतना कंफ्यूजन। फिर मुझे लगा कि शायद मुझसे बेहतर हैं सारे के सारे, और मैं अपनी पहचान कला में रहते हुए थोड़ी अलग हट के बनाऊं तो हम्म। ज्यादा बेहतर होगा। तो कला में ही हूँ लेकिन हट के हूँ। और हाँ। वहां पर फिर एक फायदा मुझे और भी हुआ कि महाराज जी की छत्र छाया वहां उस फील्ड में मुझे नहीं मिली, वहां मेरे हम्म। को धक्का खुद ही लगाना पड़ा, खुद। खुद ही लगाना पड़ा। बिल्कुल। हाँ। तो वहां पर कोई मुझे पेडिस्टल नहीं मिला कि आपको महाराज जी का नाम मिला है, अब आप इस पे चढ़ते जाइए। लेकिन यहाँ पर खुद ही खुदाई की, खुद ही घर बनाया, खुद ही खड़े हुए, तो ठीक है, अच्छा है, पहचान बनी अपनी, और मालिक की कृपा से लोग जानते हैं, बस यही चाहिए था। मैंने तो कल आपका अब आपने इतना आत्मीय परिचय इतना कर लिया है कि मैं औपचारिक परिचय तो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाया आपका। तो मैंने फिर यहाँ वहाँ ढूंढा, तो मुझे हम्म। मालूम पड़ा कि सब आपने तो गोल्ड मेडल वगैरह सब लिया ये उपाधियां लेते हुए। जी जी, मैं बहुत छोटी थी, मतलब मेरे ख्याल से कॉलेज के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थी, तब मैंने हेनरी मूर अवार्ड जीत लिया था, ऑल हाँ, वही। इंटरनेशनल लेवल पे। जी। हाँ। अ, जी। और उसके बाद मुझे साहित्य कला एकेडमी का युवा महोत्सव अवार्ड मिला। उसके बाद मैं फेलोशिप्स लिए मैंने बहुत सारे, और जूनियर सीनियर दोनों मिले हुए हैं मुझे, गवर्नमेंट का, सीसीआरटी का, और ऐसे मिलते रहते, कुछ 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 याद भी नहीं रहता क्या है। जी। लेकिन ये एक बड़ी बात रही कि जैसे एक तो श्री जी ने लिख भी रही है कि एक
परिवार में आपने एक नई कला जोड़ी, अभी आप जी। उसमें स्वयंभू हो, मतलब उस तरह का कोई दूसरा हुआ नहीं? नहीं, हमारे घर में मैं ही हूँ। और कमाल ये है कि महाराज जी को पेंटिंग की लत मेरे से लगी। वो अच्छा। वो भी पेंटिंग करते हैं। अक्सर महाराज जी सुबह वॉक करते हुए मेरे घर आ जाते थे। मेरा घर उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, कोई 2 किलोमीटर दूर था। तो हाँ हाँ। वो वॉक करते हुए मेरे घर तक आ जाते थे। और सुबह 7 बजे, मतलब हम रात भर काम करके सो रहे हैं और सुबह 7 बजे वो घंटी बजा देते थे। और एकदम हड़बड़ा के मैं उठती थी कि पिताजी आ गए। तो कुछ दिन तो आंख मलते हुए चाय बना के उनको मैंने दिया। फिर एक दिन वो बहुत जल्दी आ गए, सुबह ही आ गए एकदम 6 बजे। तो मैंने कहा बाबू, एक ईजल, बाबू बोलते हैं हम उनको, ईजल पे कैनवस रखा है और आप जब तक एक पेंटिंग बनाइए, मैं बस फ्रेश हुआ होकर चाय बना के लाती हूँ। बोले अरे यार क्या बात कर रही हो, मैं कहाँ पेंटिंग, मैं नहीं। मैंने कहा ये हम्म। रहे कलर्स, पैलेट पे मैंने रंग डाल दिए, ब्रश दिया उनको। मैं कहा आप कुछ भी बनाइए, बस मैं आ रही हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, कैनवस खराब हो जाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं कहा आप बनाओ। और उन्होंने ब्रश उठाया, पीला रंग उनका फेवरेट रंग है, तो उठाया और उन्होंने बनाना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे मिश्रा जी कि वो 3 घंटे तक उसमें लगे रहे और जूझ गए वो। उसके बाद वो आदमी इतना ज्यादा डेडिकेटेड, इतना ज्यादा समर्पित हो गए। उन्होंने इस समय 100 से ऊपर पेंटिंग बना चुके हैं, 2 एग्जीबिशन क्या बात। लगा चुके हैं। जी। ओह, और उनकी पेंटिंग ऑक्शन में जाती है, बताइए। कितनी बड़ी बात। वो तो वैसे भी हाँ। खैर इतने विलक्षण है। मैं कई बार जैसे यहाँ भोपाल में भारत भवन में जब उनको अचानक से तबला बजाते हुए देखा तो मेरे को लगा ये क्या कर रहे हैं। जी। तो और अभी वो- लॉकडाउन में भी उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई है अभी। और रोज मुझे फोन करते हैं, वीडियो कॉल दिखाते हैं कि देखो यहाँ कहाँ गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं उनको अपने यहाँ से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर वो देख के सीखते हैं, फिर बनाते हैं। वो इस फील्ड में उनकी गुरु आप हो गई। इस फील्ड में मैं उनकी गुरु हूँ। और वो मानते हैं इस बात को। क्या बात है बहुत ही इतनी। ये बहुत ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत गहरी भी। जी। मैं उनके जिस तरह से वो समर्पित हैं कला को लेके, चाहे गायन, वादन, नृत्य, आप कोई भी उनको इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए वो बजा लेते हैं। सारंगी, सरोद, सितार, वायलिन सब बजा लेते हैं। बांसुरी भी इतनी बढ़िया बजाते हैं वो। और अब वो पेंटिंग भी, अब एक दिन उनसे 1 घंटे में पेंटिंग हो गई, बन हम्म। गई। अब तो मुझे तुरंत फोन करके बोलते हैं कि ये कमाल हो गया, मैंने 1 घंटे में बना दी। मैंने कहा आपका मूड रहा होगा और आप अब तो एक्सपर्ट हो गए, आप बनाइए। कह रही लेकिन 1 घंटे में तो कोई बना ही नहीं सकता, तो मैंने कुछ तो गलत किया होगा। मैं कह नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई है, मूड की बात है। और वो कैनवस आपसे कह रहा है कि मुझे फिनिश करिए और रखिए, और आपने कर दिया। तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बोले वाह वाह, मजा आ गया मुझको। तो जो वो बचपना है उनके अंदर, वो थोड़ा बहुत अगर कायम रहे हम सभी के अंदर, तो उम्र हम्म। का पता ही नहीं चलता। वो इतने इस कदर एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हर एक चीज को एंजॉय करते हैं। आप कौन की कौन कौन सी बातें हमेशा आप गांठ में बांध के रखती हैं? ऐसे तो पिता से जीवन में बहुत सारी शिक्षा, एक पूरा पूरे जीवन मूल्य ही हमको सीखने को समझने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कुछ बातें होंगी जो आपको हमेशा अपने लिए काम आती हैं। मेरे ख्याल से उनकी कोई भी ऐसी एक बात नहीं है जो गांठ में बांधने लायक नहीं है। वो जो कहते हैं आप समझ लीजिए कि आपके लिए शिक्षा है। आप नॉर्मली भी मिलने जाएंगे उनसे तो कुछ ना कुछ वो आपको सिखा के ही भेजेंगे। हर बात, आप समर्पण पूरी तरीके से, चाहे वो कोई भी कला हो। और बल्कि एक बड़ी मजेदार बात बताऊं मैं आपको, एक बार क्या हुआ,
कि मैं एक स्कल्पचर बना रही थी। फैमिली फैमिली हम्म। टॉपिक था। फैमिली पे एक स्कल्पचर बनाना है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, ये पहली की बात है। तो हम्म। मैं रात में बैठ के वैक्स में बना रही थी स्कल्पचर। तो पिताजी के कमरे में ही मेरा डेरा रहता था हमेशा, क्योंकि लेट नाइट वो जगते थे और मैं भी बहुत लेट नाइट जगती थी। तो वो रात में उठकर आए, बोले क्या बना रही है। मैंने बोला मैं एक फैमिली बनाना चाह रही हूँ, एक मूर्ति का एक ऐसी कॉम्पोजिशन जिसमें फैमिली देखने के साथ लगे ये फैमिली है। तो एक औरत एक बच्चे को आंचल में रख के फीड दे रही है। और ये तो मैंने बना लिया। मैं कहा लेकिन बाप को कैसे दिखाऊं। भाई औरतों का तो बड़ा सीधा होता है कि भाई बच्चे को फीड दे रहे हैं, आंचल में छुपा लिया, दूध पिला रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं। वो घुटनों में बिठा के बच्चों को ऐसे झुलाते थे ना पहले। ये सब हाँ, भी हमको औरतें। हमारी मम्मी ने उसको बहुत क्या किया। बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं वो सुनील जी। वो वो पूरा एक गाना गाती थी। हम्म, कौन सा वाला। खंती मनती खेल हम्म, खिलंती, हम्म, कौड़ी पाई, कौड़ी मैंने गंगा हाँ में बहाई। हाँ, कुछ ऐसे ही। और फिर लास्ट में पैर ऊपर करके ऐसे उछाल देती। जी 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 जी। हम्म, हम्म। तो वो वो पैर का झूला होता था। और आख तो लास्ट के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हम्म, कि अभी उछालेंगे। और उछालना और फिर गोद में ले लेना। जी, ये हम लोग के समय की बातें हैं। सुनील जी, आप आजकल पता नहीं माएं नहीं करती हैं इस तरह से। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो तो हमको याद है ना, जैसे माओ ने मतलब हम लोगों को हर हर 2-4 दिन में हम लोग को जो चेक करती थी, वो जगह जगह हमारे आंख को, नाक को, कान को। अब हम्म, कहाँ किसके पास समय है। हाँ, अब नहीं। अब तो ईएनटी के पास, डॉक्टर के पास ले जाके सफाई करा देते हैं, अगर टाइम है तो माँ के पास। ये हमारे नहीं, हाँ, ये हमारे हमें बेटे ने याद है एक। टाइप हाँ जी, बताइए। हम्म, तो बेटे ने टाइप किया एक वाक्य, ये भी है, लौआ लाठी बध के काठी। हाँ 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 ऐसी कुछ पूरा एक गीत था वो। नानी गाती हाँ। थी। हम लोग कानपुर के हैं। नानी गाती हम्म, थी, फिर मम्मी गाती थी, तो वो था उस समय। इन हमारे बेटों को भी, लड़कियों को भी मम्मी ने ऐसा खूब खिलाया। जी जी जी। तो वही स्कल्पचर में बना रही थी, तो महाराज जी आए। मैंने कहा माँ के साथ बच्चे का तो बहुत रिलेशन कई तरीके से, हाँ, आसान है दिखाना। लेकिन एक पिता के साथ एक बच्चे का रिलेशन स्कल्पचर में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सोच रही थी क्या बनाऊं। तो उनको बहुत मस्ती करने वाले हैं मेरे पिताजी। तो एक स्कल्पचर बनाया और बोले कि अरे दिखा दो कि दोनों टॉयलेट कर रहे हैं, बच्चे और बच्चा और बाप दोनों। और खुद उन्होंने वैक्स में बनाया और रख दिया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, मुझे डांट खिलाओगे आप। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि पीछे पीठ में अगर बेटी है तो बाप ऐसे झूलेगा उसको लेके। तो वो कॉम्पोजिशन बहुत क्यूट बनेगी। तो मैंने फिर वही बनाया और मैंने इनाम जीता, फर्स्ट प्राइज जीत लिया मैंने उस पे। वाह। ये आला गायक है रामरस पांडे, इन्होंने भी एक वाक्य टाइप किया। जी। खंत खन खत खन खनैया, कौड़ी रुपैया। कितनी प्यारी बात। छोटे छोटे खेल बचपन के। हम ये लोग सब। बहुत अच्छा बचपन बीता है हम लोगों का पिताजी के सानिध्य में। वो पतंग बहुत अच्छा उड़ाते हैं। मतलब पहले तो बहुत ही जबरदस्त उड़ाते थे, तो हम लोग चरखी पकड़ के खड़े हो जाते थे और वो पतंग उड़ाते थे। ये सब छवियां मेरे दिमाग में हैं। तो जब भी मैं कोई स्कल्पचर बनाती हूँ तो हम वो उसी को ही ले आते हैं उसमें। तो बड़ा वो छवि रुकी हुई है दिमाग में, जैसे फोटो खींच के कोई इंसान रख ले अपने पास, वैसा ही है। हम्म, बहुत स्थायी छवियां हैं। हाँ, स्थायी छवि है। बिल्कुल। अच्छा, कभी इस तरह का आपका मन हुआ है क्या कि जैसे अब बेटी बेटी डांस करती है, आप पेंटिंग करते हैं,
तो कई बार पेंटिंग में डांस को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट? मैं आपको बताऊं सुनील जी, मेरा जो पेंटिंग शुरू हुई थी डांस पे ही। पेंटिंग क्या, स्कल्पचर। मैं पहले स्कल्पटर हूँ, बाद में हाँ, पेंटर हूँ। हाँ, हाँ। तो हुआ ये कि एक बार मैं पिताजी का ही प्रोग्राम देखने के लिए गई थी, और उनका एक कॉम्पोजिशन, उनके स्टूडेंट्स नाच रहे थे। और उस समय कैमरा रखना मतलब महंगा शौक होता था। हम्म। हाँ, तो हाँ। हाँ, तो ऐसे नॉर्मली बच्चों को कैमरा नहीं दिया जाता था कि आप कैमरा ले जाओ खींचो, ऐसा वाला नहीं था ये सब। तो हम हम्म। छोटे थे, और वो प्रोग्राम देखने के बाद जब मैं घर आई हूँ, तो जितनी बार मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करती थी, वो पूरी लकीरें नाच नाचती रही मेरे आंखों के सामने। तो असल में मेरा जर्नी यहाँ से शुरू हुआ कि अगले दिन सुबह उठ के लाइन खींची जो मुझे याद रह गई। हम्म। हम्म। और वो लाइन खींचने पे समझ में आया कि कुछ कुछ पेंटिंग जैसी बन रही है, कुछ वो बन रहा है, तो उसको स्कल्पचर में बनाया। और वो स्कल्पचर में बनाने के बाद उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के बाद वो एक बहुत खूबसूरत सा कॉम्पोजिशन बना। हम्म। वो आया वहीं से, स्टेज से ही आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आया, लेकिन बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर बना, डांस करता हुआ। फिर मैं पहली 2 सीरीज जो मैंने एग्जीबिशन की थी वो डांस बेस्ड ही थी। और उसके बाद लोग कहने लगे मुझे कि कुछ बाहर सोचो, हमेशा आप डांस म्यूजिक से ही जुड़े हुए हैं, तो उसी से ही आप स्कल्पचर बनाती हैं, थोड़ा अलग सोचिए, सोशल इश्यूज पे बनाइए। तो हम्म। धीरे धीरे मैंने कम कर दिया, लेकिन आज भी मेरे स्कल्पचर्स में आप देखेंगे तो रिदम जरूर रहता है। रिदम के बगैर मेरा स्कल्पचर बड़ा डेड हो जाता है। अब बिटिया नाचती है, अब बिटिया नाचती है, तो मेरा जो वो एक अधूरापन था शादी के बाद, कि मेरे घर में शादी के बाद मेरे हस्बैंड पेंटर हैं, हम्म। पेंटिंग की तो चर्चा बहुत होती रही घर में, लेकिन गाना और नाच जो जिसकी मुझे आदत थी, जो मेरी रूह को मेरे भूख थी, वो बंद हो गई शादी के बाद, क्योंकि वो नाच गाना छूट गया। पेंटिंग स्कल्पचर ही बात होती रही। तो काफी समय तक मैं मिस किया वो गाना बजाना, और ये तो बहुत ही दुख भी होता था कि अरे मैं कहाँ तो गाना सुन के उठती थी दिन में, और नाच देखते देखते सोती थी। अब ये क्या। तो अब जब बिटिया मेरी अब नाचने लगी है, तो वो अधूरापन मेरा पूरा हो गया। अब मेरे घर में दोनों चीजों की चर्चा होती है, नाच गाना भी हो रहा है, पेंटिंग स्कल्पचर भी हो रहा है। जी। अभी जो ये पूरा समय, वापस हम आते हैं इस तरफ कि आगे जो क्रिएशन होगा आपके जी। द्वारा, आगे जो सिरेमिक पे जो काम किया जाएगा, जी। तो इस पूरे समय का प्रभाव उसमें पड़ेगा? तो ये 5-6 महीने जिस तरह से मैं। आ, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव नहीं। मैं उसका पॉजिटिव एंगल ही दिखाऊंगी कि हमने क्या सीखा, क्या अच्छा रहा हमारे साथ। हम्म। अब क्या बुरा हुआ ये तो सारी दुनिया बोल रही है, हमें हम अच्छी चीज दिखाएंगे। और शायद मैं कोई बहुत बढ़िया पीस बना के आपको दिखाऊंगी किसी दिन कि लॉकडाउन को भी हमने आनंद लिया है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। अ, खूब आनंद हुआ है, और इसी का ही जो असर है वो हमारे काम पर आएगा। हर समय पेंटिंग्स और स्कल्पचर में दुख पीड़ा, कटा हुआ मुंह, और हम पॉलिथीन में बंद हैं, हम गठरी में बंद हैं, अगर हम यही दिखाएंगे तो ये तो हर आदमी झेल रहा है अपने जीवन में। हम्म। आप थोड़ा कुछ अच्छी चीज दिखाएं तो शायद पॉजिटिविटी दुनिया में आए। हर समय सूखे पेड़ तो आपको बाहर आने की उम्मीद नहीं देते हैं। हाँ। थोड़े हरे हरे कोपल दिखाए जाए तो अच्छा लगता है, नया जीवन है। लगातार संभावना, और क्योंकि ये सही बात है कि एक कलाकार का उद्देश्य ये भी है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी काम करे, बिल्कुल। 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 जो जिसको ये दुनिया भी देखनी है, या इस दुनिया की बेहतरी से रूबरू होना है। बिल्कुल। और कलाकार उस तरफ भी। हिस्ट्री में अगर हम आप पलट के जाएं तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बनी हुई पेंटिंग्स देखी हैं, हमने
फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त की पेंटिंग्स देखी हैं, वो जरूरी है। इक्का दुक्का पेंटिंग्स जरूर हिस्ट्री में आनी चाहिए कि बताने के लिए कि ये वक्त इस तरह से बीता था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारा ही इसी तरह से बने तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस लॉकडाउन में, इस दुख के समय पे भी हम खुश रहने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी परिभाषा भी हम कलाकारों को ही बतानी है लोगों को। हालांकि एक बात ये भी आती है कि इस पूरे समय में जी, इस समय को कुछ लिखते पढ़ने वाले मित्रों ने जिस बात की कि समय को सहना भी अपने आप में एक बड़ी बहादुरी है। बड़ी बहादुरी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी कुछ निकल के आता है हमारे अपने अपने सृजन के माध्यम या अभिव्यक्ति के जो माध्यम है, उसमें कि हमने इन हम्म, सब चीजों को सहा कैसे। जैसे बड़े विनोद में एक बार अभी टाइवन म्यूजियम में हम लोग बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं इंस्टाग्राम में कुछ सीरीज लिखूं, छोटे छोटे पीस, हम्म, 100-150 शब्द, करुणा में कला या कला कला और करुणा को जोड़ते हुए। तो हम्म, उस पर से बात आई कि कोरोना का जो वायरस है उसकी अपने आप में आकृति की कल्पना भर है। कुछ वाह लोगों ने वाह। कर लिया कि एक लड्डू जैसी कल्पना कर ली, जिससे कोई कांटे निकले सब हाँ तरफ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अपनी अपनी तरह से उसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो या एक स्वरूप गढ़ बिल्कुल सकते हो अपने बिल्कुल माध्यम के लिए, बिल्कुल। कि अगर ये है तो कैसा है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है जी कहीं भी। उसका कोई स्वरूप या फिजिकल कोई स्वरूप तो है नहीं, जी केवल ये जी हमारे जी। आभासों में है या फिर हमारे प्रभाव में है। तो हम्म, जो उसके उसकी जो एक अपनी फीलिंग है, हम्म, उसको भी हम किस तरह से अपनी कलाकृतियों में या अपनी अभिव्यक्ति में दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग ढंग से करते हैं हम। अब जैसे अब देखिए हम मैं क्योंकि एक शिक्षिका भी रही हूँ, टीचर भी रह चुकी हूँ, तो मैं बच्चों से बोलती हूँ भाई फूल फूल बनाओ, तो सबको आता है फूल बनाओ। फूल बना लेते हैं, हर आदमी एक जैसे ही फूल बना लेता है करीब करीब। अब मैंने बोला क्लास में कि भाई खुशबू बनाओ। अब खुशबू नहीं मालूम, देखा ही नहीं, हाँ, लेकिन महसूस किया है। हाँ, हाँ, तो जब सब कुछ महसूस किया है, तुम सबने एक साथ गुलाब को महसूस किया, खुशबू महसूस किया, तो खुशबू को बनाओ। तो फिर वो गुलाबी बनाते, नहीं नहीं गुलाब नहीं बनाना है, हमें खुशबू बनाना है। हाँ, तो सब लोग अलग अलग रंग उठाते हैं, कोई लाल उठाता है, कोई नीला उठाता है, कोई पीला उठाता है, तो हर एक के लिए खुशबू का रंग अलग हाँ, है ना। जैसे आप कहिए प्रेम का रस क्या है, रंग क्या है, प्रेम का रंग आपके लिए लाल हो सकता है। हाँ, और गुस्से का रंग क्या है, तो भी आप लाल ही बोलेंगे, है ना। क्या बात है, बिल्कुल। तो बात यह है कि आप हर एक व्यक्तिगत रंगों के साथ हम जी रहे हैं। मेरे हिसाब से कौन सी चीज का क्या रंग है, वो मेरा अपना रंग है, आपका अलग रंग है, औरों का अलग रंग है। तो उसमें जिस तरह से चित्रण करना चाहो कोरोना वायरस का, उस हिसाब से करो चित्रण। हाँ, जो रंग चाहो बनाओ। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर हर एक व्यक्ति उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये कोरोना ही है, आपके लिए होगा, उनके लिए नहीं है। इस तरह से एक कंफ्यूजन बन जाता है, लेकिन इसमें काम करना चाहिए लोगों को। अगर वो चोर की तरह है तो बना सकते हैं, अगर वो धूर्त की तरह है तो बना सकते हैं, अगर वो बिल्कुल ओवरऑल ओवरऑल वो विलेन की तरह है तो बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कई बार जैसे होता है ना कि हम उसकी कल्पना करते हैं कि अ, कैसे उससे बच पाए। हाँ हाँ, मुझे ये जैसे अलग है, ये अलग टॉपिक हो गया कि हम उससे कैसे बच पाए। वो कैसा दिखता है वो अलग है, दो अलग चीजें हो गई। तो वो चार जगह कैसे वो आक्रमण कर रहा है, कहाँ लोगों को छोड़ दिया। कई बार नहीं हम्म होता है कि पता चला एक घर के 6 लोग प्रभावित हो गए लेकिन एक बचा रह गया। तो वहां हम सोच सकते हैं कि ये जरूर इडियट होगा या मूर्ख होगा कि यहाँ ध्यान ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे थॉट आ सकते हैं। जी जी। एक एक आप मम्मी हो हम्म एक बहुत प्रतिभाशाली नृत्यांगना की, जो इस समय
हमारे देश में और देश से बाहर दुनिया में, जो अपनी एक पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रही है। जी। तो शिंजनी के साथ किस तरह से एक माँ का बिहेव है, एक आर्टिस्ट का बिहेव है, इस दुनिया को देखने समझने का? आप हमेशा आ, एक ताए की तरह से रहती हैं उनके साथ, तो क्या बिल्कुल है? शिंजनी को मैंने बड़े ही समझदारी से पाला है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बड़े लाड से पाला है या बहुत ममता में होके पाला, नहीं। मैंने उसको बहुत समझदारी से पाला है। वो उसके साथ मेरा रिश्ता आज के दिन पे एक दोस्त का है। हम दोनों एक दोस्त की तरह हैं। ये उम्र उसकी ऐसी है कि जहां मैं उसको माँ बन के डांट नहीं सकती, हाँ, या उस वो मैं कह नहीं, उसके विचारों से अपने विचार अलग करके मैं मतभेद नहीं रख सकती। मैं उसके साथ मिल के उसकी बात समझ के तब उस पे अपना व्यू रख सकती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू रख के क्लियर कर सकती हूँ। बचपन में मैं बहुत ही उसके साथ बच्ची थी, उसके साथ घर घर खेलती थी। और गुड़िया की शादी, खेलना बच्चे की तरह। आज वो इतनी बड़ी है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, मुझसे ज्यादा समझदार है। तो अब हमारा बराबर का चलता है कि अब किसी भी मसले पे हम दोनों विचार करते हैं, और अगर किसी बात पे मतभेद है तो भी बहुत ही प्यारे ढंग से हम दोनों इसको निपटाते हैं। तो ये समझदारी है मेरी कि माँ बनने की कोशिश नहीं किया मैंने कभी भी उसकी। हम्म। तो अच्छा रिश्ता रहा और चल रहा है। पहले तो मैं बिल्कुल साय की तरह ही साथ में चलती थी, क्योंकि लगता था कि अभी दुनियादारी समझ नहीं आई है। अब मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। अब मैंने एक स्टेप पीछे ले लिया कि अब मैं तब जाती हूँ जब मेरी अपनी मर्जी होती है कि भाई मुझे वो शहर देखना है, मैं तुम उधर जा रही हो प्रोग्राम देखने, मैं साथ चलूंगी, ओ वो ठीक है। लेकिन अब मैं हर प्रोग्राम में उसके साथ जाऊं ऐसा जरूरी नहीं, अब नहीं। हम्म। आपको आपने चूंकि पूरा वातावरण नृत्य का अपने परिवेश में देखा है, जी। खुद आपको अपनी बेटी किस तरह की डांसर लगती है? मुझे बेहतरीन डांसर लगती है। मैं बिल्कुल भी यहाँ बायस नहीं हूँ, और ना मैं किसी तरह का यहाँ कोई गलत वो निर्णय दे रही हूँ। वो बेहतरीन डांसर है। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और अभी भी कर रही है। अभी भी लॉकडाउन में वो पूरा दिन रियाज में रहती है। कुछ ना कुछ दिमाग में क्रिएशन चलता रहता है कि इस चीज पे काम करूं, मैं उस चीज पे काम करूं, या ये टुकड़ा मेरा ठीक से आ नहीं रहा है, ये तिहाई बन नहीं रही है। उसको मेहनत करते हुए देखती हूँ, औरों के साथ भी कंपेयर करती हूँ। अच्छा, मेरी आंखें और कान दोनों इतने ट्रेंड हैं कि अगर आप इतनी सी भी गलती कहीं कर रहे हैं तो मैं बता दूंगी, ओहो यहाँ बिताले हुए, यहाँ सम एक थोड़ा पहले आ गया। तो औरों के मुकाबले जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस समय की आयु के बच्चों के, जो ये इस समय के बच्चे हैं, उसमें तो ये बेहतरीन डांसर है। और ये ऊपर वाले की कृपा है कि जो कमी मेरे में रह गई थी वो उसने पूरी कर दी है। अच्छा, कलाकार माता पिता का जो पक्ष है, क्रिएटिविटी, वो हम्म। उनके स्वभाव में आई है? जी वो बिल्कुल कभी आई है। कभार वो पेंटिंग करती कभी कभी? पेंटिंग तो करती है वो कभी कभार, ऐसे ऐसे रेगुलर नहीं, कभी कभार जब मूड करता है तब। कैनवस पड़े ही रहते हैं घर में, कलर पड़ा ही रहता है, वो बनाती है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी मैंने उसके अंदर देखी है कि वो जब भी स्टेज के ऊपर अपने लिए कोई कॉम्पोजिशन बना रही है, कोई आइटम बना रही है कुछ, तो उसका थोड़ा सा विजुअल आर्ट का उसमें टच जरूर होता है कि हम्म। यहाँ पर एक पेंटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ये, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें विजुअल आर्ट का जरूर जिक्र है। तो वो उसमें से पूरी तरीके से निकल नहीं पाती है, तो उसको दोनों चीजें मिल गई, पेंट, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों मिल गया उसको। तो उसका जो
आइटम बनता है वो और निखरा हुआ बनता है, दूसरों से हट के बनता है थोड़ा। तो ये अच्छा हो गया। आपको ऐसी कोई सभा सिंजनी की याद है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो कि उस दिन डांस बहुत अद्भुत किया? हाँ हाँ, इसने 2-3 बार तो बहुत ही कमाल, एक बॉम्बे का शो इसने किया था। हमने उस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था कि अरे क्या, चलो कर देते हैं, बम्बई का प्रोग्राम था। और उस दिन ये मूड में आ गई उसको, बल्कि उस दिन करंट भी मार दिया। वो माइक था, ये माइक पर आई बात करने और इसने माइक छुआ और बड़ी जोर का करंट इसको माइक से लगा। उसके ओहो। बाद हाँ पता नहीं क्या तो था। उसके बाद ये पता नहीं कैसे मूड में आ गई वो। और उस दिन इसने बहुत कमाल नाचा, और ऑडियंस खड़ी हो गई और सारे लोग उससे मिलने के लिए आए। और बहुत अच्छा, 1-2 आइटम इसने बहुत अच्छे बनाए हैं जो अपनी अपने से कोरियोग्राफ किए हैं। किसी ने हम्म। मदद नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बताया, खुद किया है वो आइटम। बहुत अच्छे हैं, कोई 20-25 मिनट का एक स्लॉट है उसका, पूरा आइटम का बहुत बढ़िया आइटम है। एक इसका बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था चंडीगढ़ में, हम्म। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था चंडीगढ़ में। और एक यूनिवर्सिटी है वहां पर हुआ था, और आप समझ लीजिए कोई 15,000 बच्चे होंगे वहां पर। और 15 के 15 शोर इस तरह से ताली बजी। और उस दिन मेरे को बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया कि आज आप हैं करके, इस बिटिया ने इतना कमाल कर दिया। तो बिना मतलब कि मुझे पब्लिसिटी मिल गई थी, लेकिन क्रेडिट पूरा का पूरा संजिनी को जाता है, उसने बहुत कमाल नाचा। तो ये तो 2 चीजें हो गई, पिताजी डांसर, बिटिया डांसर। मैं और मेरे हस्बैंड पेंटर और स्कल्पटर। तो 2 लोगों के बीच में हम लोग मैं और मेरे हम्म। हस्बैंड, तो हम लोग अपने कलाकृति में, अपने पेंटिंग और स्कल्पचर में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा नृत्य को और गायन और इसको लेते हैं हल्का फुल्का। लेकिन हम दोनों की सोच बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ऐसे जाते हैं हम कि उस दायरे से हट के सोचते हैं हम दोनों। जैसे मैं अपनी एक सीरीज की बात बताती हूँ आपको। मैंने एक सीरीज किया था माइंडस्केप करके, एक शो किया था जिसमें शतरंज के जो मोहरे हैं हम्म। उनको हम आम आदमी, हमारी औकात चाहे वो एक प्यादे की हो, चाहे राजा की हो, वजीर की हो, चाहे किसी की हो, हम सब अलग अलग उसके हस्ती के लोग हैं। और हम जब इस दुनिया में अपनी चाल चलते रहते हैं हर समय, और हमारे रास्ते जरूरी नहीं कि चकोर बने हों और एक दायरे में फिक्स हों, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते भी हो सकते हैं हमारे को, लेकिन चाल हम सब चल रहे हैं। हम सब चल रहे हैं, हर स्टेज पे चल रहे हैं, हर कोई चल रहा है। हम्म। इस वाले पे मैंने किया था एक एग्जीबिशन जो बहुत लोगों को पसंद आई थी और बहुत अप्रिशिएट किया गया। एक एग्जीबिशन मेरी हुई थी मलंग करके, मलंग नाम से, जो कुंभ के मेले से हम आए थे, तो उससे प्रभावित होकर बनाया था। और उसमें मलंग, वैसे तो साधुओं की फोटो वोटो खींच के लाए थे और कोशिश किया था कि वैसा ही निकालें, वो तो मूर्ति की बात। लेकिन साधुओं के दिमाग में मलंग पना कैसे चल रहा है, हम्म। उसको पेंट करना था। ओह। हाँ मतलब साधु बैठा हुआ है सामने, वो कुंभ का वाला साधु बैठा हुआ है, लेकिन उसके मस्तिष्क में जो मलंग पना है वो कैसा होगा, उसकी हम्म। पेंटिंग्स बनाई थी मैंने। और हम्म। बड़ी मेहरबानी ऊपर वाले की कि वो भी सीरीज बहुत 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 पसंद की गई। तो हम बीच में हैं, 2 डांसर्स के बीच में हैं, लेकिन अपनी अलग से रास्ता बनाते हुए चलते हैं हम। अब जो समय ठीक ठाक होके जो आने वाला है, क्योंकि निश्चित रूप से आ, हर रात की सुबह होती है। हम कहते हैं ना कि हम जी इस समय एक ऐसी रात में हैं कि जहाँ पर हमको सुबह का इंतजार है। जी। तो अब जो सुबह होगी उसमें एक आर्टिस्ट क्या करने जा रहा है, कुछ नया विचार?
मिशा जी, हम कलाकारों को थोड़ा घूमना जरूरी होता है, और बहुत प्रेरणा मिलती है घूमने से। कभी कभी बड़ी छोटी चीज से भी प्रेरणा मिल जाती है, और कभी हम्म। कभी बहुत बड़ी चीज भी सामने होती है और हमें हम ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा निकलूंगी बाहर और थोड़ा घूमूंगी, और शायद अच्छी रोशनी, अच्छी हवा, और उससे हमको कुछ अच्छा मिल जाए। और एक नई सीरीज शुरू करने का सोच रही हूँ मैं। मैंने आपसे कहा कि एक बड़ी रिदमिक फ्रीडम लाइन पे काम करने का मन है मुझको, और उसी हम्म। पे वर्क करूंगी। लेकिन उससे पहले एक ऑल ओवर इंडिया ट्रिप मारकर आऊंगी, ताकि मुझे अच्छा लगे और कुछ नई चीजें देखने को मिलें। दुनिया में बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं 6 महीने से, कि हो क्या रहा है। हम्म। वो न्यूज़ चैनल जो बता रहे हैं वही समझ में आ रहा है हमको। तो हाँ, घूमूंगी मैं जी, कुछ आपको अच्छा बहुत ही आएगा। हम्म। पक्का जी है, ये तो उम्मीद करेंगे, क्योंकि जी। अंततः जो कलाकार प्रेरणा लेता है प्रकृति से, परंपरा से, और जो नैसर्गिकी है हमारे पूरे वातावरण की, जो इस भारत की अपनी उपलब्धि भी है, इसकी जो प्राकृतिक संपदा है और सब कुछ धरोहर है। तो ये कामना करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा आप अचीव करें, रिसीव करें, और फिर वो आपकी कलाकृतियों में भी दिखाई दे। आप थैंक यू। आपने समय दिया, आप आई, आपका बहुत मन से आभार। आपके सभी थैंक यू। मित्रों का आभार जो इस हमारे बातचीत के साक्षी रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग। सभी के प्रति मैं आभारी हूँ। इसमें डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन भी आई थी, जो गांधी कथा की बहुत अच्छी वाचिका है, बहुत वरिष्ठ है। जी सुरुचि मोहता थी, सुनीता सिंह थी। जी। भोपाल से बसंत भार्गव जी रहे साथ में, वो अच्छा। आपके मित्रों में है। जी और बिल्कुल। सभी, उज्जैन से सुदर्शन आपको याद होगा, आप जी जब हाँ गई थी, बिल्कुल। वो भी था शुरू में। तो सभी ने आपको प्रणाम किया, नमस्कार किया। मेरा और प्रणाम मैं सबको। मैं सबको थैंक यू। बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं। आभार।